वेलकम। आप सभी लोगों का आज के इस महत्वपूर्ण या हम कहें तो अति महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत है। आज का जो सेशन है उसका जो पर्पस है वो ये है कि आप जो बच्चे तैयारी शुरू किए हैं, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे हम यूपीएससी का जो दिशा है उसको बिल्कुल ही सधी हुई रणनीति के साथ हम आगे बढ़ें, इस मूल मंत्र के साथ, इस पर्पस के साथ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस सेशन को प्लान किया है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझें कि जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें आप लोगों को लगभग 220 से 250 क्लासेस के बीच में सेशंस मिलते हैं। 3 आवर्स के 3 घंटे के सेशंस होते हैं। तो अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 250 इंटू 3 तो 750 800 आवर्स होते हैं। मतलब इतने आवर्स का क्लासरूम या आप बेहतर तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक कहें कि कमांड हासिल करते हैं। उन सब चीजों को 3 या 4 घंटे के सेशंस में अगर उसको हम स्क्वीज कर रहे हैं या उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक तरह से गागर में सागर की तरह है ये सेशन। आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिशा होगा आने वाले समय में कि किस तरीके से आप चीजों को लेके आगे बढ़ें। आज के सेशन में 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा। एक, ज्योग्राफी को लेके रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन की। इस साल 2020 का जो पेपर आया है उसमें 20+ क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के या भूगोल के, यानी कि अगर 100 सवाल हैं उसमें से 21% वजन केवल और केवल भूगोल को दिया गया है। पर्यावरण के सवाल अलग हैं। तो देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण सेक्शन उभर के आया है 2020 में कि ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे आपको एक मजबूत पकड़ हासिल होनी चाहिए। तो एक ज्योग्राफी के सेक्शंस को हम लोगों ने प्लान किया है। दूसरा, पॉलिटी और गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, एवरग्रीन सेक्शन है, हर साल इससे सवाल रहते हैं, उसका एक सेशन आपके लिए होगा। और तीसरा, अर्थव्यवस्था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण सेक्शन भी है। तो इन 3 सेक्शंस को या 3 जो महत्वपूर्ण घटक हैं जीएस के, इन तीनों पे आपको एक बेहतर रणनीति या सधी हुई रणनीति के साथ आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है, इस क्लासरूम प्रोग्राम के मेन फीचर्स क्या हैं, महत्वपूर्ण आयाम क्या हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं उसके, उसको लेके एक 10 से 15 मिनट का एक ब्रीफ सेशन आपके साथ होगा, ओरिएंटेशन कि क्या क्या चीजें आपको इस क्लासरूम प्रोग्राम के पैकेज में होंगी अवेलेबल। पीटी 365, मेन 365, करंट अफेयर्स की क्लासेस, ओवरऑल जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसके साथ ही साथ कोई भी चीज आप तैयार करते हैं या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्रैक्टिस के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये 2 महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस हैं या एक महत्वपूर्ण चरण है आपकी सफलता के लिए। तो उसमें हम लोगों ने कैसे प्लान किया है कि आप कैसे बेहतर तरीके से लगातार समयबद्ध तरीके से अपने आप को टेस्ट करें, तो उसको लेके एक ओरिएंटेशन का सेक्शन है। मैं जो आपके साथ कवर करूंगा वो है भूगोल का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन। एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, एक बड़ा ही विस्तार है इस सेक्शन का, बहुत ही ज्यादा विस्तारित ये सेक्शन है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि सारगर्भित तरीके से आपके साथ लगभग 45-50 मिनट्स के अंदर इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करें। 45-50 मिनट्स किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए देखा जाए तो अल्प समय है, लेकिन डेफिनेटली इस समय में हम ये जरूर कर सकते हैं कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को जो है वो आयाम दें। अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में, वो क्वेश्चंस का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उन सब चीजों को देखेंगे। तो मेरा जो सेक्शन है या जो भूगोल का सेक्शन है उसको हम लोग 3-4 तरीकों से देखेंगे। जैसे आपके मन में बड़ी उत्सुकता होगी, बहुत ज्यादा आप सोच रहे होंगे जैसे क्या पढ़ें, मतलब किस तरीके से हम पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए हमें भूगोल में। तो ये एक नॉर्मल सी बात है आपके लिए। एक लगातार मन में ये सवाल उठता है कि क्या पढ़ना है भूगोल में, मेरा फोकस क्या होना चाहिए। तो क्या का एक सवाल होगा। दूसरा, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें का मतलब क्या हो गया। कैसे का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप लोग सवाल देखें जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, तो इसमें प्रकृति क्या है, सवाल का नेचर क्या है। सवाल मैप बेस्ड है, सवाल इंफॉर्मेशन है, सवाल कॉन्सेप्चुअल है, सवाल करंट बेस्ड है, मतलब है क्या। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों को ध्यान में रखते हुए
कैसे मैं तैयार करूं, एक ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो कैसे पे फोकस करना है, इसके अलावा जो अगला पहलू है वो कहां से पढ़ें। ये बहुत ही उत्सुकता वाले सवाल हैं और जनरली आपके मन में लगातार उठते होंगे कि क्या पढ़ूं, कैसे तैयार करूं, कहां से तैयार करूं, ऐसे कुछ सवाल आपके मन में होंगे। इन सब सवालों का हम उत्तर देंगे, इन सब सवालों को हम बेहतर तरीके से साधने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में इन्हीं 3-4 सवालों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं 3-4 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस ये होगा कि इन सवालों को समझने के लिए हमको 3-4 आयामों को देखना और समझना जरूरी है। भूगोल के 3-4 पहलुओं को, डायमेंशंस को हम खंगालेंगे। एक पहला हमारा जो मूल पर्पस होगा कि क्या पढ़ें, तो उसके लिए हमको सिलेबस की एक समझदारी होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, सिविल सर्विसेज में सिलेबस क्या है भूगोल का। तो सिलेबस की एक समझदारी मोटी मोटी तौर पे हमारी एक समझदारी उसको लेके होनी चाहिए। सिलेबस की समझदारी होने के बाद जो अगला पहलू है, कैसे पढ़ें, कैसे अगर हमको पढ़ना है या जो कैसे का सवाल है, तो सिंपल मतलब ये है कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है। तो जो सवालों की प्रकृति है उसके अनुसार हमको अपनी रणनीति बनानी है कि जब हम एक टॉपिक पढ़ें या जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे बाढ़ पढ़ रहे हैं, तो बाढ़ पढ़ रहे हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हाल ही में कहां कहां बाढ़ आया है उसकी एक समझदारी, रिसेंट बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार की क्या रणनीति है, क्या वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास चल रहे हैं, क्या वैश्विक स्तर पर कुछ नीतियां बनी है, क्या आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में कुछ प्रयास चल रहे हैं, कैसे, है ना। तो उसको लेके हमको कुछ सवाल देखने पड़ेंगे कि यूपीएससी सवाल क्या पूछ रहा है। उन सवालों की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि सवालों की प्रकृति क्या है। सवालों की प्रकृति समझ लेंगे तो कैसे वाला जो सवाल है वो बड़े आराम से हमसे हो जाएगा। अब इस कैसे के लिए हमको कुछ सवाल लेने पड़ेंगे, है ना। उसकी प्रकृति को समझने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, प्रीवियस ईयर के, जैसे 2020 के ही 2020 के कुछ सवाल ले लेंगे और देखेंगे कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमको कैसे तैयार करना है ना। तो एक उस रणनीति पे बात करेंगे। सिलेबस समझ में आ गया, जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रकृति समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि ये है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगला पहलू बनता है कहां से पढ़ें। तो कहां से पढ़ने के लिए हमारे पास रेफरेंसेस क्या है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको हमको रेफर करना चाहिए, है ना। इन सब सवालों, इन सब पहलुओं को हम अगले 45-50 मिनट्स में बेहतर तरीके से साधने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इन 3-4 आयामों को लेके शुरू करते हैं। पहला जो सेक्शन है या पहली जो एक समझदारी है वो है सिलेबस। देखिए, जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है या जो यूपीएससी जारी करता है अपना विस्तार से नोटिफिकेशन, कितनी सीटें हैं, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने भूगोल के सिलेबस को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया है। केवल एक लाइन में सारगर्भित तरीके से यूपीएससी ने सिलेबस को डिफाइन कर दिया है, बताया है कि ये सिलेबस है आपका, और उस सिलेबस में केवल ये बातें लिखी हुई हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है भारत तथा विश्व का भूगोल, भारत तथा विश्व का भूगोल, मतलब भारत के बारे में और विश्व के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब भारत का भौतिक भूगोल और विश्व का भौतिक भूगोल। अब भौतिक का क्या मतलब है, उसको आने वाले समय में हम उसको चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सामाजिक भूगोल, भारत तथा विश्व का सामाजिक भूगोल, भारत तथा विश्व का आर्थिक भूगोल। यानी कि इस पूरे सिलेबस के अंदर जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने एक लाइन में रखा है, भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। यानी हमारे लिए इन बात को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये भौतिक भूगोल का मतलब क्या है, सामाजिक भूगोल का मतलब क्या है, आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है, और हमको इसको भारत और विश्व के परिदृश्य से समझना है। और जो यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार एक सटीक रणनीति हमको बनानी है ताकि हम प्रभावी तरीके से इस एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाए। तो इस सिलेबस को डिकोड करना बड़ा जरूरी है। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो भौतिक को लेकर एक समझदारी बनानी है। तो जैसे अगर मैं भौतिक की चर्चा करूं आपके साथ, भौतिक मतलब क्या, भौतिक मतलब फिजिकल, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं वो सब भौतिकी का हिस्सा है। तो भूगोल में उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन उसके कैटेगराइजेशन को हम 3 तरीकों से देख सकते हैं या उनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं भौतिक भूगोल को। भौतिक भूगोल के अंदर एक भू आकृति विज्ञान, मन में कई बार आपकी उत्सुकता आता होगा कि हिमालय पर्वत कैसे बना, यानी कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, दुनिया में इतने विशाल पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। आने वाले समय में क्लासेस में हम देखेंगे रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अमेरिका में है,
एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, भारत में हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 2400 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला जो भारत के पूरब से पश्चिम की तरफ एक विस्तार में है। इतना लंबा पर्वत 2400 किलोमीटर लंबा पर्वत जिसका एवरेज हाइट 5,500 से 6,000 मीटर की हाइट है, यानी कि 5 किलोमीटर आप जमीन से ऊपर उठते चले जाइए, उतनी ऊंचाई एवरेज हाइट है हिमालय की। इतना ऊंचा पर्वत बना कैसे, क्या प्रक्रिया रही होगी, क्या सिद्धांत दिए गए होंगे अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा, भौतिकी, भूगोल या भू आकृति, ये पृथ्वी में जो आकृतियां बनी है जैसे कि पर्वत श्रृंखला है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, दुनिया में कहां कहां इतने ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, किसी विशेष स्थान पे ही क्यों पाए जाते हैं, गंगा के मैदान पे गंगा का मैदान ही क्यों है, वहां पर पर्वत क्यों नहीं है। और इस मैदान और पर्वत के बीच में आपने पठारों का भी नाम सुना होगा। पठार का मतलब जो मैदानी इलाकों से ऊंचे हैं लेकिन पहाड़ों से अपेक्षाकृत नीचे हैं। ऐसे पठार भारत में अनगिनत है, खास करके दक्षिण भारत में और मध्य भारत में, जिसको हम मध्य भारत का पठार और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। कैसे इनका निर्माण कैसे हुआ, अगर इनका निर्माण हुआ होगा तो कुछ प्रक्रियाएं चल रही होंगी, कुछ प्रक्रियाओं में कुछ आंतरिक प्रक्रिया होगी। आंतरिक प्रक्रिया का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर से जरूर कुछ ना कुछ ऊर्जा तो आई होगी और उसी ऊर्जा का परिणाम आज हमको हिमालय पर्वत के रूप में नजर आ रहा होगा। कोई भी चीज आप बनाते हैं, कोई भी चीज आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर सफलता हासिल करनी है तो ऊर्जा के साथ साथ लंबे समय तक लगातार प्रयास आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी कि ऊर्जा, एनर्जी, जब तक आप एनर्जी नहीं लगाएंगे तब तक सफलता जो है वो आपके पास नहीं होगी। तो सफलता या ऊंचाई के लिए आपको खूब सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो अगर हिमालय पर्वत ऊंचा है और काफी ऊंचा है, दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में है, तो ऊर्जा तो जरूर उसको जरूरत पड़ी होगी बनने के लिए। अब ये ऊर्जा क्या है, ये एनर्जी क्या है और ये एनर्जी बन कहां से रही है, आ कहां से रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी चीजें पृथ्वी पे बनी है या उठी हैं उसके पीछे जरूर नीचे से या पृथ्वी के गर्भ से जरूर कुछ ना कुछ तो ऊर्जा आ ही रही होगी। तो हमको इस संदर्भ में पृथ्वी की आंतरिक भाग को समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, ऐसे कौन से फोर्सेस हैं, कौन से बल हैं जिसके कारण हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। उस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी की आंतरिक भाग को समझना है। यह भी भू आकृति का ही हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी पे कुछ आकृतियां बन रही हैं तो उसके पीछे जो फोर्सेस है, जो ऊर्जा है, उसको समझना पड़ेगा। और इस पूरे प्रयास में हमको एक गोता लगाना पड़ेगा पृथ्वी के नीचे भी, यानी कि पृथ्वी के धरातल के नीचे की एक समझदारी बनानी पड़ेगी। जब पृथ्वी के धरातल के नीचे की समझदारी बनाने का प्रयास करेंगे तो कुछ तथ्य चाहिए होंगे, कुछ एविडेंसेस चाहिए होंगे, कुछ साइंस के द्वारा या विज्ञान ने जो चीजों को प्रूफ किया होगा, जो तथ्य हमने हमारे सामने रखे होंगे, उसी के आधार पे हम कुछ ऊर्जाओं को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, ये ऊर्जा है रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस जिसके कारण ऐसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमको बहुत सारे तथ्य मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे। उसमें हमको भूकंप के बारे में भी समझदारी मिलेगी। उसमें भूकंप को जब हम समझेंगे या अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में आप अगर पृथ्वी पूरी हिल जाती है, अलग अलग अगर देखें तो जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग होगा, जिसको रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है 5, 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम। यानी कि नीचे से कुछ ऊर्जा होती है, वो वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं। ये वाइब्रेशंस भूकंप है। तो भूकंप को समझना पड़ेगा कि भूकंप है क्या। पृथ्वी के नीचे से ही ज्वालामुखी भी फटता है, ज्वालामुखी भी एक ऊर्जा है, वो भी जरूर भू आकृति को शेप देता है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी के बने हुए झील, ज्वालामुखी की पर्वत श्रृंखलाएं, पठार, जैसे भारत में अगर देखें तो भारत में कपास की खेती होती है। इस बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। कपास या कहें कि जो ज्वालामुखी होता है उससे जो लावा निकलता है या जो भी नीचे से मटेरियल निकलता है वो कुछ ना कुछ भू आकृति का जब आता होगा और पृथ्वी पे फैलता होगा तो पृथ्वी पे आकृतियों का निर्माण करता होगा। ये भी भू आकृति या भौतिक भूगोल ही होगा। तो इसका मतलब हमको बहुत सारे आयामों को समझना और देखना पड़ेगा कि पृथ्वी के बाहर क्या है और पृथ्वी के आंतरिक संरचना क्या है। अब जरा सोचिए कि जब हम पृथ्वी के बाहर के बारे में सोच रहे हैं या पृथ्वी पे जो भू आकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, या अंदर जो ज्वालामुखी पर्वत है, भूकंप है, इन सब गतिविधियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मन में यह भी सवाल नहीं आना चाहिए कि ये पृथ्वी बना कैसे होगा, ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये पृथ्वी की संरचना कैसी है,
ये पृथ्वी की बनने की प्रक्रिया कैसी है? अगर ये पृथ्वी ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड का अगर पृथ्वी एक हिस्सा है तो ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा? ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया क्या होगी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? ये भी एक सवाल है जो कि दार्शनिक ना होके एक वैज्ञानिक सवाल है जो हमारे मन में आना चाहिए। भूगोल इस सवाल का भी उत्तर देता है, इस सवाल को भी खंगालता है और आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि पृथ्वी अगर इस ब्रह्मांड का हिस्सा है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ये पृथ्वी की उत्पत्ति को या पृथ्वी के जीवन को समझना है तो हमको ब्रह्मांड की भी एक समझदारी होनी चाहिए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साक्ष्य क्या क्या है, ब्रह्मांड क्या फैल रहा है या एक जगह पे स्थिर है, या ब्रह्मांड बना है तो क्या कभी खत्म होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल, वैज्ञानिक सवाल आपके मन में आएंगे। ये सब भी भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, इन सब चीजों का एक हिस्सा है, इन सब चीजों का एक पहलू है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भौतिक भूगोल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको हमको डिकोड करना पड़ेगा, डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा कि ये भौतिक है क्या। तो उस पूरी प्रक्रिया में हमको एक एक तरीके से भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, भारत और विश्व के संदर्भ में इन सब आयामों को समझना और देखना है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि विश्व भूगोल भूगोल के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है, दोनों ही हिस्सों को समझना है, तो हमको कुछ पृथ्वी के बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, पृथ्वी की एक समझदारी हमको बनानी पड़ेगी। तो पृथ्वी की समझदारी के पहलू में ब्रह्मांड की एक समझदारी है ना। आने वाली क्लासेस में जब हम क्लास करेंगे तो उसमें विस्तार से देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, एविडेंसेस क्या है, हाल ही में क्या नए डेवलपमेंट्स हैं, उन सब चीजों को विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड के बाद जो अगली समझदारी है, हमको पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के विषय में हमको एक बेसिक समझदारी होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। तो पृथ्वी की एक समझदारी बनाएंगे। इसके बाद भू आकृति विज्ञान, जो भी आकृतियां हमारे पृथ्वी के ऊपर हैं, जैसे कि पठार है, मैदान है ना, पहाड़ है, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे एक मन में आपके कौतूहल के लिए एक सवाल रखता हूं कि अरावली पर्वत जो कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से चलता हुआ दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली से आगे हरिद्वार तक जाता है, इसका मतलब इसका जो विस्तार है ये ऐसे कुछ है ना, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा, मतलब एक ऐसे नॉर्थ साउथ दिशा में एक ऐसा पर्वत है। आज से लाखों वर्ष पहले अरावली पर्वत भी उतना ही ऊंचा, उतना ही विशाल था जितना हिमालय पर्वत था। लेकिन आज जो अरावली पर्वत है वो बड़ा ही क्षीण पर्वत है, या बहुत जगह पे ये पर्वत बिल्कुल ही इसका अपर्दन हो गया है, घिस गया है, और आज हमको ये छोटे 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 टुकड़ों में नजर आता है। जैसे यहां पर एक, और यहां बिल्कुल ही इसका अपर्दन हो गया, फिर यहां पर बीच में एक रास्ता है, फिर यहां पर बीच में एक रास्ता है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा पर्वत धीरे धीरे करके अपर्दनात्मक, यानी कि कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे कि पर्वत बनने के बाद लगातार उसको नीचे लाने का प्रयास करेंगे, वो भी एक ऊर्जा है। और उस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे करके कोई भी ऊंचा पर्वत धीरे धीरे करके अपने, कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने लास्ट स्टेज या वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ता है। अरावली पर्वत भी हिमालय पर्वत की तरह कभी विशाल रहा था, लेकिन आज ये बिल्कुल ही एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हिल्स के रूप में है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। पर्वत और पहाड़ के बीच में अंतर होता है, आने वाली क्लास में उसको डिफाइन करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अरावली पर्वत भी एक पर्वत था, लेकिन आज वो छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में एक अपर्दनात्मक शक्तियों के द्वारा जो उसका अपर्दन हुआ है, उसके द्वारा छोटे छोटे पर्वतों में वो या पहाड़ियों के रूप में वो रह गया है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि अरावली का विकास रुक गया होगा, या अरावली पर्वत ऊपर उठने की जगह उसको नीचे करने वाली शक्तियां ज्यादा मजबूत हुई होंगी। जरूर कुछ कारण रहे होंगे, तर्क रहा होगा, जिसके कारण आज अरावली पर्वत एक बहुत ही रेमिनेंट है, या बस एक बचा हुआ पर्वत का एक भाग ही बचा है। ऐसे में अरावली को समझना होगा कि क्या है। अब अगर आप जो राजस्थान से आते होंगे उनको एक समझदारी होगी कि अरावली पर्वत के पश्चिम में जाते हैं तो मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कह सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट मरुस्थल है। देखेंगे उसको, शुष्क है, बारिश नहीं होती है। सवाल उठता है कि ऐसी भूआकृति कैसे बनी, क्यों यहां पर बारिश नहीं होती है? कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो तर्क होंगे, कुछ तो जलवायु का विज्ञान होगा, जलवायु की कुछ समझदारी होगी। ऐसे सवाल भी आपके भौतिक भूगोल का ही हिस्सा है। तो यहां पर हमको भूआकृति विज्ञान को समझना पड़ेगा, और भूआकृति विज्ञान में कुछ ऐसी ऊर्जा जो बनाती हैं
पर्वतों को, पहाड़ों को, मैदानों को, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपर्दन का कार्य करती हैं, लगातार उसको गिराती रहती हैं, हटाती रहती हैं, काटती रहती हैं। तो भू आकृति विज्ञान में बनाने वाले फोर्सेस, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस जिसको कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वैसे फोर्सेस का हमको अध्ययन करना है। जैसे इमेजिन करिए कि जब नदी बहती है और पहाड़ों से होके नीचे की तरफ या मैदानी इलाकों की तरफ बहती है, तो लगातार पहाड़ों को काटते हुए बहती है। जब भी आप पहाड़ों की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि गहरी गहरी घाटियों का निर्माण हुआ है। जब ऊपर से देखेंगे तो देखेंगे कि नदी बहुत नीचे बह रही है, यानी कि नदी ने लगातार उस पर्वत को काट काट के अपनी दिशा को मेंटेन रखा है। यानी कि नदियां अपर्दन का भी कार्य करती हैं, पहाड़ी इलाकों में लगातार पर्वतों को काटती हैं, और जो पर्वतों को काटती हैं और जो उसके साथ गाद, बालू, मिट्टी, पत्थर, उन सब चीजों को अपने साथ जो काट के ले चलती हैं, जरूर उसका कहीं ना कहीं निक्षेपण होता होगा, कहीं जमा करती होंगी। तो उस पूरी प्रक्रिया में उस जमाव से मैदान का निर्माण होता होगा, उत्तर भारत का मैदान, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका मतलब है भू आकृति विज्ञान के अंदर जो यहां लिखा हुआ है आपके सामने, इसके अंदर हम बहुत सारे पहलुओं को देखते हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से फोर्सेज हैं जो बनाती हैं और कौन कौन से फोर्सेज हैं जो उसको ब्रेक डाउन करती हैं, उसको तोड़ती हैं। उस पूरी प्रक्रिया में हम भू आकृति विज्ञान को आने वाली क्लासेस में विस्तार से समझेंगे। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, अंदर से जो ऊर्जा निकलती है और वो जो ऊर्जा निकल जाती है उसके बाद जो बाहर की फोर्सेस हैं, वायु है, समुद्र की तरंगे हैं, जल है ना, जो बर्फ है, जब वो ऊपर से नीचे तक चलती है तो काटते हुए चलती है। तो ऐसे कुछ फोर्सेस होंगे जिसको हम आने वाली क्लासेस में विस्तार से देखेंगे कि वो किन किन प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती है। पृथ्वी जो आप देखते हैं, या जो पृथ्वी का क्रस्ट आप देखते हैं, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर आप खड़े हैं, क्या पृथ्वी ऊपर से लेकर नीचे तक ही ऐसी है, या इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके से बने हुए हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसी चीजों को देखेंगे, समझेंगे आने वाली क्लासेस में। तो कहने का यह मतलब है, भौतिकी भूगोल के अंदर हम पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर जो भी आप देख रहे हैं, उन सब प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हमको एक्सप्लेन करना है कि पूरे इस पृथ्वी पे जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां या भौगोलिक जो आपको स्वरूप दिखाई देता है, उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, और कुछ विशेष स्थानों पे ही भूकंप क्यों आता है, कुछ विशेष स्थानों पे ही ज्वालामुखी क्यों आता है, क्यों नदियों के द्वारा कुछ जगहों पे निक्षेपण का कार्य किया जाता है, जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वैसी स्थिति में वो किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती हैं। इन सब चीजों को हम आने वाली क्लासेस में विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ आपको भौतिक भूगोल को लेके है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण घटक, वह है जलवायु भूगोल या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे इसको तर्कसंगत तरीके से या करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे तो लगातार ये सवाल उठता है, या लगातार ये सवाल अब आ रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार फैल रहा है या बढ़ रहा है, या जो भी महानगर हैं उनमें प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। अगर प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तो ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या संभावनाएं क्रिएट होती हैं जिसके कारण हर साल ठंड के महीने में दिल्ली सहित जो भी समुद्र के किनारे शहर अवस्थित नहीं है, समुद्र से जो दूर शहर अवस्थित हैं, लखनऊ है, पटना है, कानपुर है, बेंगलोर है, इंदौर है, भोपाल है, जो भी अंदर है, समुद्र से अपेक्षाकृत दूर है, इन शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती क्यों है, एक बड़ा चैलेंज क्यों है? ठंड के दिनों में ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या जलवायु दिशाएं होती हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? ये सवाल है। जैसे इसको एक थोड़ा सा आप लोग इसको समझें, या इसको अगर समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए यहां पर दिल्ली है, सपोज मान लीजिए ये दिल्ली है, यहां चेन्नई है, यहां कोलकाता है और यहां मुंबई है। ये चार देश के सबसे बड़े शहर हैं, महानगर हैं, और सबकी जनसंख्या लगभग बराबर है। अब जरा सोचिए कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या आप सुनते हैं कि मुंबई में पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है? क्या कोलकाता में पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है? क्या चेन्नई में पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है? जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैं वायु प्रदूषण की बात कर रहा हूं, तो वायु प्रदूषण मुंबई,
कोलकाता और चेन्नई, ये तीनों ही दिल्ली के बराबर लगभग शहर हैं, लेकिन इन तीनों शहरों में दिल्ली जैसी बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण को लेके नहीं है। लेकिन दिल्ली में है। अभी ठंड की शुरुआत ही हुई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर लेवल पे, यानी कि बहुत ही खराब स्तर पे पहुंच गया है। 300 जो है पार्टिकुलेट पीपीएम का जो लेवल है उसको क्रॉस कर गया है। क्यों? दिल्ली में ही क्यों? मुंबई में क्यों नहीं? कोलकाता में क्यों नहीं? चेन्नई में क्यों नहीं? इनकी भी जनसंख्या वही है, यहां पर भी उतना ही ट्रैफिक है, यहां पर भी उतना ही एयर पॉल्यूशन होता है, लेकिन यहां पर एयर पॉल्यूशन क्यों नहीं है? इसका सवाल तो खंगालना पड़ेगा, इसका सवाल तो सोचना पड़ेगा कि जलवायु विज्ञान में ऐसा क्या है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहां पर हम आने वाली क्लासेस में 2-3 तरीके से देखेंगे कि ये जो तटीय इलाके हैं यहां पर ऐसी स्थिति या पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती क्यों नहीं है। तो उसके लिए जलवायु में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं स्थल समीर और सागर समीर। पढ़ेंगे। हवाएं चलती हैं दिन में, समुद्र से जमीन की तरफ हवाएं चलती हैं, और शाम में जमीन से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं। क्यों चलती हैं उसके पीछे तर्क है, आने वाली क्लासेस में उसको देखेंगे। लेकिन अगर सोचिए कि दिन भर फ्रेश हवा आ रही है तो पॉल्यूशन के साथ मिक्स हो रही है, और रात को जो भी पॉल्यूशन इकट्ठा हुआ है जमीन से जब समुद्र की तरफ हवा चलेगी तो सब पॉल्यूशन को लेकर समुद्र के साथ मिला देगी। तटीय इलाकों में पॉल्यूशन प्रदूषण बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली में जो स्थिति बनती है वो है तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। ये कॉन्सेप्ट हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। दिल्ली में ऐसी स्थिति या दिल्ली के एनसीआर के आसपास ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन कोलकाता में नहीं बनता है, चेन्नई में नहीं बनता है, मुंबई में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है उसको देखेंगे। ये एक बड़ा रीजन है, एक बड़ा तर्क है। और आने वाले समय में अर्बन प्लानिंग के लिए या ब्यूरोक्रेट हैं या ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, उस प्रक्रिया में हैं, तो सोचिए कि क्या जो दुनिया के बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं, भविष्य में क्या वो सेंटर में बनने चाहिए या तटीय इलाकों में बनने चाहिए? अगर जलवायु मदद करता है तो। क्लियर है? एक ये समझदारी। इन सब चीजों को हम जलवायु विज्ञान की क्लास में विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। अब इमेजिन करिए कि जब हम धरातल पे हैं तो धरातल पे अगर हम हैं तो कुछ गैसों को हम इनहेल करते हैं, है ना, कुछ गैसों को हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो सोचिए जरा कि मन में एक उत्सुकता का सवाल होना चाहिए कि ये जो एक अदृश्य सा हमारे सामने ये वायुमंडल है, ये किन किन चीजों से बना हुआ है? क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? क्या ऑक्सीजन है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? आर्गन है? नाइट्रोजन है ना? और कौन कौन सी गैसेज हैं? और कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं? उनकी मात्रा क्या है? इन गैसों की क्या भूमिका होती है? जैसे एक छोटा सा सवाल जलवायु के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी की तरफ, वो खूब सारी ऊर्जा को लेके आता है। आपने सुना होगा यूवी रेज, या आपने कभी सुना होगा पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। पृथ्वी की तरफ सूर्य से खूब ज्यादा अमाउंट में यूवी रेज आते हैं या पैराबैंगनी किरणें आती हैं। ये पैराबैंगनी किरणें अगर हमारे स्किन पे पड़ जाएं, या जो भी पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं, जीवित वस्तुएं हैं इंक्लूडिंग पेड़, तो उस पे अगर वो गिरे तो जीवों के स्किन को वो तहस नहस कर देंगी, उसको नष्ट कर देंगी, स्किन कैंसर को जन्म देंगी। और पेड़ पौधों की पत्तियों पे पड़ जाएं तो उनको नष्ट कर देंगी। और पेड़ पौधों की पत्तियों पे पड़ जाएं तो क्या जीवन संभव है? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रह पाएगी पृथ्वी पे? तो इसका मतलब यह है कि जो सूरज से पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, वो उसमें से बहुत सारी पैराबैंगनी किरणों को जरूर ही वायुमंडल में छान लिया जाता है। जरूर ही ऊपर कोई छतरी लगी हुई है, वो छतरी वैसी पैराबैंगनी किरणों को नीचे नहीं आने दे रहा है। अगर आने देता तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाता। जलवायु की पृथ्वी की के ऊपर, हमारे ऊपर डेफिनेटली एक छतरी है। वो छतरी किस चीज की है? वो कैसे पैराबैंगनी किरणों को रोक रहा है, और पैराबैंगनी को किरणों को रोकने की प्रक्रिया में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है जीवन के उद्भव और विकास के लिए। तो आने वाले समय में देखेंगे। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये छतरी जो है, ये छतरी के अंदर बहुत सारे छेद हो जाएं, या छतरी में कोई बड़ा सा होल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर पृथ्वी के चारों तरफ आप इमेजिन करिए कि ऐसी एक छतरी लगी हुई है और वो लगातार अलग अलग जगह से उसमें होल हो रहा है, उसमें उसको बीच बीच से वो कट रहा है, तो क्या पृथ्वी पे जीवन के विकास के लिए क्या ये दशा अनुकूल है या प्रतिकूल है?
अगर प्रतिकूल है तो क्या मानव को मिलकर उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? और अगर प्रयास करना चाहिए तो उसी के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, जो ऊपर छतरी बिगड़ रही है, यानी कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, और अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या मानव जाति को कल्याण के लिए, क्योंकि ये कॉमन समस्या है, केवल एक देश या एक पार्टिकुलर कम्युनिटी प्रभावित नहीं होगी, एक पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा, तो क्या पूरे मानवों को इकट्ठा होकर इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? क्योंकि मानव का भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक क्या है, वैश्विक चुनौती है, और वैश्विक चुनौती है तो इसके लिए प्रयास भी वैश्विक होने चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं इस जलवायु विज्ञान की समझदारी से ही निकलता है, या उसी की एक अगली कड़ी है। इमेजिन करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड या जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी गर्म हो रही है। अगर पृथ्वी गर्म हो रही है तो उसके जरूर कुछ कारण होंगे, और कुछ कारण होंगे तो इसको लेके कुछ प्रयास भी चल रहे होंगे, या कुछ प्रयास हमको करना चाहिए, जिसको अलग अलग भाषाओं में 1991 से जो प्रयास शुरू हुआ उसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएचसीसी ये करता है, या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत ये प्रयास किया जा रहा है। और जो दुनिया के देश आपस में बैठते हैं और केवल जलवायु पे जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने का या उसको बेहतर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको सीओपी की मीटिंग कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग। ये सब क्या है? जलवायु की एक समझदारी है, और जलवायु को कैसे हम मानव जाति के लिए बेहतर बना पाए, यानी कि हमारे जो आने वाला जनरेशन है उसको भी वही चीज मिले जो हमें मिल रही है, हमसे भी बेहतर मिले। हम उसको एक ऐसा जलवायु या ऐसा पृथ्वी ना देके जाएं जिसमें उसके रहने की दशाएं अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। यानी मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, आज की जनरेशन की जरूरतों को पूरा करना, और जो संसाधन हमारे पास पृथ्वी पे हैं उस धरोहर को भविष्य के लिए भी संचित रखना। हम अगर ऐसा कर पाते हैं तो यही सतत विकास होगा। सतत का मतलब आज भी विकास होगा और भविष्य के लिए भी संभावनाएं बनी रहेंगी। जलवायु परिवर्तन को रोकना सतत विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ पहलू है। तो ये जलवायु विज्ञान के आयाम है, उसको देखेंगे। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, काफी कुछ है इसको बताने के लिए। आप लोग मानसून के बारे में पढ़ते होंगे। अभी अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर, तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ आ गया। अक्टूबर नवंबर के महीने में महाराष्ट्र में बाढ़ तो नहीं आना चाहिए था, क्यों आया? ऐसी स्थिति क्या बनी? भारत में जो किसान है वो मानसून पे डिपेंडेंट है। आज भी भारत में जो 55% कृषि है या सिंचाई है जो कृषि के लिए, वो मानसून पे निर्भर है। अगर बारिश अच्छी हुई तो सिंचाई की व्यवस्था ठीक है, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो सिंचाई एक चुनौती है। यानी कि कहा जाता है कि इंडिया जो है वो डांस करता है ऑन द मानसून, ऑन द रेन्स ऑफ मानसून। बारिश अच्छा होता है तो भारत खुश होता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो भारत को चुनौती होती है। तो यहां पर मानसून क्या है? जलवायु है। मानसून की एक समझदारी होनी चाहिए। अगर पूरे भारत का भविष्य उस साल का मानसून से जुड़ा हुआ है तो मानसून को लेके तर्क संगत जो प्रयास चल रहे हैं समझने के, उस जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेके भूगोल में हमें एक समझदारी बनानी है कि मानसून क्या है। मैं कुछ शब्दावली आपके सामने नहीं रखता हूं, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे उसको। मॉनसून को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। एल लीनो, ला नीना, एनसो, है ना, वॉकर सेल, आईटीसीजेड, पूर्वी जेट धारा, सोमाली स्ट्रीम, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम इन सब चीजों को समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि मॉनसून क्या है। फ्रांस दुनिया के विकसित देशों में है, वो भारत को मदद कर रहा है हिंद महासागर में मॉनसून को समझने के लिए। भारत और फ्रांस मिलकर प्रयास कर रहे हैं मॉनसून को समझने के लिए। यानी कि भारत वैश्विक स्तर पर प्रयास कर रहा है, दुनिया के देशों से सीखने का प्रयास कर रहा है ताकि हम मॉनसून को समझ पाए, क्योंकि मॉनसून हमारे अर्थव्यवस्था के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये सब क्या है? जलवायु विज्ञान है। चक्रवातों के बारे में आप सुनते होंगे, चक्रवात, साइक्लोन्स, या अमेरिका में हरिकेन्स के नाम से जानते हैं, चाइना में उसको टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली कहते हैं। ये सब क्या है? चक्रवात। चक्रवात का मतलब क्या है? तटीय इलाकों में बहुत ही तीव्र गति से हवा का चलना और खूब बारिश होना, जिससे जान माल की क्षति होती है। क्यों बनता है चक्रवात? कहां बनता है चक्रवात? और अगर बनता है तो क्या रोक सकते हैं? और अगर नहीं रोक सकते हैं तो इसकी ये एक प्रकार की आपदा हो सकती है। तो अगर आपदा है तो आपदा का नियंत्रण कैसे करें, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो इमेजिन करिए, आप एक डीएम है, कलेक्टर है, एसपी है एक जिले के, और आपके जिले में सपोज मान लीजिए कि हर साल चक्रवात आता है या चक्रवात आने की संभावना बहुत प्रबल होती है,
और अगर आपको चक्रवात का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, उसकी समझदारी नहीं है, तो आप क्या सीरियसली लेंगे चक्रवात को? आपको लगेगा कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जब आएगा तो इमेजिन करिए कि कितना ज्यादा आपदा करेगा, आपके जिले में कितनी ज्यादा त्रासदी ला सकता है। तो एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए ज्योग्राफी का स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बनाएगा, एक बेहतर ऊर्जावान व्यक्ति बनाएगा कि कैसे ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। आपको बिल्कुल क्लियर मालूम होगा कि चक्रवात कैसे बनता है, इसकी गति क्या होती है, ये कैसे हिट करेगा तो ये किस किस प्रकार से जो मुझे चुनौती दे सकता है मेरे जिले में। आप उन सब की ही एक बेहतर तरीके से, सटीक तरीके से रणनीति बना लेंगे और उसके आने से पहले ही आप जान माल की क्षति को रोक पाएंगे। भूगोल यानी कि आपको एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बनाने में एक मदद करता है, एक समझदारी देता है। इन सब चीजों को समझना जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन सब चीजों को देखेंगे, बस इतना एक ब्रीफली आपके सामने रखते हैं। इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए हम आने वाली क्लासेस में जो है भारत के भूगोल के बारे में देखेंगे, भारत के सामाजिक भूगोल, भारत के आर्थिक भूगोल। सामाजिक आर्थिक भूगोल में जैसे कृषि है कृषि को समझना पड़ेगा, उद्योग धंधों को समझना पड़ेगा, खनिजों को समझना पड़ेगा, जो सेवा सेक्टर है उसको देखना पड़ेगा, जो भी अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत में संभावनाएं हैं, भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि भारत में कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जाना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ाया जाना चाहिए। इस कोविड के क्राइसिस में भी भारत सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर का पैकेज दिया गया है वो एमएसएमई सेक्टर यानी कि छोटे और लघु जो उद्योग धंधे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम इनको बचा पाए। अब इमेजिन करिए कि जो उद्योग धंधे हैं या उसको लेके जो सरकार रणनीति बनाती है उसमें भूगोल की समझदारी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे छोटे पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, सपोज, ये जो भी रीजनल संसाधन है, क्षेत्रीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार अगर हम उद्योग धंधों को बढ़ावा दें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करते हैं, ये सब ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर सेब की खेती अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, ये जो ठंडे फल हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा होंगे। हम जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहां पर बांस काफी ज्यादा होता है, बैम्बू का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। उत्तर भारत के मैदान में आते हैं तो सपोज मान लीजिए कि फ्रूट्स में मैंगो बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। मिडिल और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के रीजनली अवेलेबल, क्षेत्रीय स्तर पर हमको संसाधन वितरित है। अगर हम उन संसाधनों की एक समझ रखें और उसके बेसिस पे हम अगर उद्योग धंधों की शुरुआत करें तो ज्यादा प्रभावी हो सकता है। जैसे बांस के बने हुए उद्योग धंधों के लिए अगर हम रॉ मटेरियल, जहां पर ये सबसे ज्यादा उग रहे हैं, उसके पास अगर हम ऐसे उद्योग धंधों को लगाएं तो खर्चा कम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, स्किल्ड वर्कफोर्स वहां पर उपलब्ध होगा। आम है तो आम से बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आम को आप ओवरऑल पके हुए आम को बेच सकते हैं, अचार बना सकते हैं, उसकी पैकेजिंग करके फ्रूट के ड्रिंक्स बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल के पास ही ऐसे उद्योग धंधे लगाए जाए, यानी कि जैसे बिहार में कहा जा रहा है इलेक्शंस है कि क्या उद्योग धंधे लगाए जाए, तो बिहार में संसाधनों की कमी है क्या? एग्रो बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर उद्योग धंधे शुरू किए जा सकते हैं, आम की कमी नहीं है ना। टमाटर, प्याज, आलू, अगर हम कहें कि जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बिहार वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन हमको वैसे उद्योग धंधे वहां पर शुरू करने पड़ेंगे जो कि रीजनली अवेलेबल हो। तो अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर रणनीति बनाएं तो ज्यादा प्रभावी तरीके से हम बेहतर प्रयास कर सकते हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट आपकी जिम्मेदारी यही होगी कि आप अपने जिले को समझें, वहां जो संसाधन उपलब्ध है उनके अनुसार विकास को बल दें, उसके आधार पर आप वैसे उद्योग धंधों को बढ़ावा दें। भूगोल आपको मदद करेगा एज ए बेटर ब्यूरोक्रेट। इन्हीं सब चीजों को हम आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल के तहत आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ब्रीफली एक थोड़ा सा आपके सामने मैंने एक सिलेबस को समझाने का प्रयास किया कि ये सिलेबस क्या है ना। इन सिलेबस को लेके एक समझदारी आपकी होनी चाहिए, वो आपको आने वाले समय में एक बेटर ब्यूरोक्रेट के रूप में स्थापित करेगा। देखेंगे इन सब चीजों को आने वाली क्लासेस में। जो अगला पहलू है जो मैं आपको जो चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ, वो ये है कि जब हम सिलेबस को एक समझदारी बना लेंगे या सिलेबस की हमारे सामने एक समझदारी बन गई, तो दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पहलू बनता है वो ये कि इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद यूपीएससी हमसे सवाल क्या पूछ रहा है।
तो बस एक शॉर्ट में, ब्रीफ में जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और पिछले 6-7 सालों का जब हम एनालिसिस करते हैं, 6-7 ईयर्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने एक बिल्कुल ही क्राइस्टल क्लियर बात समझ में आ जाती है कि ये कुछ स्थिति है हमारे सामने, ये कुछ जो है पहलू है हमारे सामने कि अगर हम देखते हैं 2014 में भूगोल से जो सवाल पूछे गए थे उनकी संख्या 20 थी। 2015, 16, 17, 18, 19 इन सालों को देखते हैं तो इन सालों में 14, 10, 9, 7, 8 ऐसे करके सवाल आए थे। और 2020 जो इस साल क्वेश्चंस आए हैं उनकी संख्या 21 है। इसका मतलब है कि यूपीएससी समय समय पे इसको जो है चेंज करता रहता है, कभी 20% का वजन, कभी 15% का वजन, कभी 7, 8, 9। 2020 का साल वैसा ही था जैसा 2014 का साल था कि लगभग 20 से 21% का वजन यूपीएससी के द्वारा दिया गया। क्या अगले साल भी ऐसी स्थिति होगी, क्या कम होगा, हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये 5-6 साल का आंकड़ा हमको ये बात बताता है कि यूपीएससी 20 से 21 सवाल का वजन पिछले 6-7 सालों में मैक्सिमम दे रहा है। तो मैक्सिमम दे रहा है यानी कि 20 से 21 सवाल पूछ रहा है, तो हमारी रणनीति यही होनी चाहिए कि हम मान के चलें कि हमसे यूपीएससी 20 से 21 सवाल भूगोल से पूछ सकता है। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी रणनीति को बनाएंगे तो ज्यादा प्रभावी तरीके से उस टॉपिक को, उस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये वजन है आपके सामने पिछले 6-7 सालों का। ये अपने आप में भूगोल की महत्ता को बताता है। ये मैं केवल आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा कर रहा हूं। मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर 1 है, प्रथम पेपर है GS1 का, उस GS1 में 250 नंबर का जो पेपर आता है उसमें लगभग 100 से 110 नंबर का जो सवाल है वो भूगोल से ही पूछा जा रहा है पिछले 4-5 सालों से लगातार। इसका मतलब है कि न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रथम पेपर का लगभग 50% हिस्सा केवल और केवल भूगोल के आयामों को टच कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये इस बात को बताता है कि आपको भूगोल को लेके एक बेहतर समझदारी, एक बेहतर रणनीति बनानी चाहिए। अब इतना वजन है तो थोड़ा सा उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हम उसको देखते हैं तो जैसे हमने कहा कि भारत और विश्व का भूगोल, तो यूपीएससी के द्वारा पिछले कुछ सालों में जो विश्व के भूगोल से सवाल पूछे गए हैं, ये 5-6 सालों का जो आंकड़ा है वो टोटल 24 सवाल पूछे गए हैं, है ना, कि 50-60 सवाल जो 4-5 सालों में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया उसमें से 24 सवाल विश्व के भूगोल से पूछा गया। विश्व के भूगोल से अलग अलग है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ऐसे करके अलग अलग चीजों से पूछा गया है। जब हम भारत का भूगोल देखते हैं, कि ओवरऑल जो 50-60 प्रारंभिक सवाल में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसमें भारत के भूगोल से कितने क्वेश्चंस हैं, तो एक ये भी समझदारी बनती है कि 43 सवाल यानी कि 60 या 64 सवालों में से 43 क्वेश्चंस जो है वो केवल और केवल भारत के भूगोल पे है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी का जो मूल फोकस है वो विश्व के भूगोल से ज्यादा फोकस भारत के भूगोल पे है। इस साल जो 2020 का पेपर आया है वो भी इसी ट्रेंड को बताता है कि यूपीएससी इंटरेस्टेड है, विश्व के भूगोल की भी समझदारी आपसे चाहता है, लेकिन ज्यादा फोकस उसका है कि आप भारत के भूगोल की बेहतर समझदारी रखें। लेकिन चुनौती यह है कि भारत के भूगोल को समझने के लिए हमको विश्व के भूगोल के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। उसको समझे बिना हम भारत के भूगोल को नहीं पूछ कर सकते। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं इस दिशा पे आगे बढ़ रहा है कि मैं पूछूंगा तो आपसे भारत का भूगोल, लेकिन भारत का भूगोल तो तभी कर पाएंगे जब उसके लिए आपको विश्व के भूगोल के कॉन्सेप्ट्स को आप बनाए हुए हों। तो लेकिन यूपीएससी का मूल फोकस आज के समय में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भारत के भूगोल पे है। इस साल भी जो यूपीएससी के द्वारा 20 सवाल पूछे गए हैं उसमें से 14 से 15 सवाल केवल और केवल भारत के भूगोल को टच करता है, जो इसी बात को बताता है कि भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपकी तैयारी में, आप जब तैयारी करें वैश्विक भूगोल और भारत के भूगोल को, तो वैश्विक भूगोल पढ़ने के बाद भारत के भूगोल को और बेहतर तरीके से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है भारत के भूगोल से। ये पहलू है। अगला जो पक्ष है, अगला जो पहलू है वो ये है कि अगर 15-20 सवाल के आसपास हमको तैयार करना है, या 20 सवाल यूपीएससी हमसे पूछ रहा है हर साल प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल के सेक्शन से, तो ये सवालों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये आपके प्रिपरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप तैयारी करते हैं तो मेन पर्पस क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप क्वेश्चंस को प्रभावी तरीके से हल कर पाएं। और क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको क्वेश्चन की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या क्या है, किस किस प्रकार के सवाल यूपीएससी हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर जो विजन आईएएस में हम लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च किया, उससे एक जो समझदारी हमको बनी है वो ये कि जितने भी सवाल पिछले
10-15 सालों में भूगोल से पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, उन सारे सवाल को हम 4 कैटेगरी में ढाल सकते हैं या 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। 4 तरीके के सवाल ही यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगर हम अपनी तैयारी में जब किसी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक को पढ़ते समय अगर हम इन 4 प्रकृति के बारे में सोचें, उस टॉपिक में उसकी प्रकृति के बारे में सोचें, तो हम एक संपूर्ण तैयारी की तरफ बढ़ेंगे, एक कंप्लीट या होलिस्टिक प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। जो 4 प्रकार के सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं भूगोल को लेके, उसमें एक सवाल है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। मैप के सवाल यूपीएससी में, मैप, ये जगह कहां पर है, ये जगह कहां पर है, मेकोंग कहां पर है, जेम्बेजी रिवर कहां पर है ना, दुनिया के कुछ लोकेशंस मैप पे लोकेट करके बता दीजिए आप मुझे। मैप बेस्ड क्वेश्चंस, तो यूपीएससी के द्वारा जो एक सवाल पूछा जा रहा है वो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। मानचित्र के आधार पे एक सवाल पूछा जा रहा है। जैसे आपके सामने एक सवाल है, भूमध्य सागर में निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लगती है? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। अब हम यहां पर उत्तर पे नहीं जाएंगे, उत्तर पे हमारा चर्चा करना मूल पर्पस नहीं है, आंसर पे बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते हैं। हमारा पर्पस ये है, या जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये, कि आप प्रकृति को समझने का प्रयास करें कि भूगोल में कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होंगे तो आप किस तरीके से एक टॉपिक को तैयार करके जाएं कि उस टॉपिक से जो सवाल बनेंगे उसमें से एक सवाल मैप बेस्ड हो सकता है, उस जगह के लोकेशन के बारे में पूछ सकता है, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन से केवल तथ्य पूछ रहा होगा, कुछ प्रोडक्शन, दाल कितना हुआ, दलहन कितना हुआ, तिलहन कितना हुआ, चावल के प्रोडक्शन में रैंक 1 कौन सा है, रैंक 2 राज्य कौन सा है, रैंक 3 कौन है, विश्व में सब पहला देश कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इंफॉर्मेशन, तथ्य, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स पे आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो 2 सवाल हो गए, यानी कि भूगोल में खूब सारा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को भी हमको समझना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को भी हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे हिमालय कितने राज्यों से होके, हिमालय पर्वत कितने राज्यों में लोकेटेड है? 7 राज्यों में, 8 राज्यों में, किन किन राज्यों से हिमालय की पर्वत श्रृंखला होके बहती है? गंगा नदी किन किन राज्यों से होके बहती है? यमुना नदी किन किन राज्यों से होके, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये किन किन राज्यों से होके बहती है? कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में नाम सुना होगा आपने। हमारे देश में कितने राज्यों से कर्क रेखा होके गुजरती है? हम भारत में जो तटीय राज्य हैं, जो तट है, जो समुद्र के तट के किनारे हैं, कितने राज्य हैं? सबसे लंबा तट किस राज्य का है, उसके बाद किस राज्य का है, उसके बाद किस राज्य का है? इंफॉर्मेशंस। भारत बाउंड्री शेयर करता है बहुत सारे देशों के साथ, चाइना के साथ विवाद चल ही रहा है लद्दाख में, तो चाइना के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, और भी बहुत सारे देशों के साथ करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों के साथ, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ, सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ, ये ऐसे सवाल क्या है? सूचना आधारित, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल भी यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ें तो आप जरा सोचें कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे तैयार करना है, कितना इंफॉर्मेशन कम से कम इस टॉपिक को लेके मेरा होना चाहिए, ताकि अगर इस सवाल से इंफॉर्मेशन वाले सवाल बने या सूचना आधारित सवाल बने तो क्या मैं वैसे सवालों को कर पाऊंगा। तो जब भी हम एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय हमको सूचना के बारे में प्रभावी तरीके से समझदारी रखनी है। 2 प्रकार के सवाल हो गए। तीसरा अगर हम सवाल देखते हैं तो तीसरा सवाल आपको जो है वो है समसामयिकी बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड। कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कृषि के सेक्टर में, औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कहीं हाल ही में भूकंप आया, कहीं हाल ही में ज्वालामुखी फटा। जैसे आपने नाम सुना होगा सबांग के बारे में, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। कहां पर अवस्थित है, किस द्वीप पे अवस्थित है ना। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट होंगे, कुछ नए डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रहे होंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पे यूपीएससी सवाल पूछ लेगा। तो करंट अफेयर्स में लगातार नजर रखना है ना, कि इस टॉपिक में क्या कुछ करंट का डेवलपमेंट हुआ है, इस टॉपिक में क्या कुछ करंट के डेवलपमेंट्स हुए हैं। जब कृषि का सेक्टर पढ़ रहे हो, जब कृषि के बारे में देख रहे हो, तो कृषि में देखिए क्या कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, नए विकास हुए हैं, क्या करंट में क्या ये टॉपिक चल रहा है, वैसे सवाल भी यूपीएससी पूछ रहा है। तो तीसरी जो प्रकृति हो गई करंट बेस्ड क्वेश्चंस। चौथा जो सवाल है, या जो चौथे सवाल की प्रकृति है, वो है आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मूल सिद्धांतों के अनुप्रयोग वाले या फंडामेंटल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, मॉनसून क्या होता है, जेट धाराएं क्या होती हैं, चक्रवात क्या होता है, भूकंप जो है वो क्या होता है ना, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स क्या होती हैं। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल सवाल।
और कई बार कॉन्सेप्ट्स आप बना लेंगे तो उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है कि जमीनी स्तर पे इसका क्या प्रयोग हो रहा है, अप्लाइड पार्ट उसका। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या यूपीएससी में लगातार बढ़ रही है। लास्ट ईयर भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था, चर्चा किया था कि यूपीएससी लगातार अब फंडामेंटल या कॉन्सेप्चुअल के साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को जमीनी स्तर पर उतार सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बेहतर ब्यूरोक्रेट वही होगा जो कॉन्सेप्ट को जमीन के साथ जोड़े, एक जो एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ उसको लिंक कर पाए। ऐसे सवाल यूपीएससी में लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 का जो पेपर है वो ऐसे सवालों से काफी ज्यादा प्रभावित है और ऐसे सवाल काफी ज्यादा पूछे गए हैं। पिछले साल की तुलना में ऐसे सवालों की संख्या लगातार बढ़ी है। ठीक है, तो हमको जो तैयारी करनी है ये इन 4 आयामों से हमको देखना है, 1 2 3 4, यानी कि भूगोल में जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सब को आप केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड, मैप बेस्ड, करंट ओरिएंटेशन बेस्ड और फंडामेंटल अप्लाइड या कॉन्सेप्ट को के साथ एप्लीकेशन उसका जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है, ऐसे सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो पीपीटी अपलोडेड हुआ है आपके जो यूट्यूब चैनल्स में आप देख रहे हैं उसमें नीचे जाएंगे तो आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीपीटी को। यहां पर मैंने 2019 और 2020 इन दोनों का एनालिसिस करके आपके सामने रखा है ताकि आप इस बात को समझें, इस बात को गंभीरता से लें कि ऐसे ही सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। जितने भी सवाल हैं उन सबको इन्हीं 4 कैटेगरीज में आप डाल सकते हैं। 2019 और 2020 के पूरे पेपर का एनालिसिस हम लोगों ने इसके साथ अपलोड कर दिया है ताकि आप इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से साधें। अगर आप इन बातों को समझ लेंगे और अपने प्रिपरेशन में इन सब चीजों को साथ में लेके चलेंगे तो ज्यादा प्रभावी तरीके से आपकी रणनीति होगी। हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में हमारी जो रणनीति होती है कि कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक में इन 4 आयामों से हम उस टॉपिक्स को देखते चलें कि इनसे इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें मैप वाले क्या बन सकते हैं, इसमें करंट के क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन सब चीजों को इंटरलिंक करना, इन सब चीजों को आपस में जोड़ना, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रिपरेशन का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 2019 और 2020 2 साल के पेपर्स को मैंने यहां पर आपके सामने रखा है, इसको आप लोग देखेंगे। मैं 2020 के कुछ सवालों को आपके सामने रख देता हूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि ऐसे सवाल यूपीएससी के द्वारा लगातार बढ़े हैं। सवालों के उत्तर पे नहीं जाएंगे, उत्तर पे जाएंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी और आंसर आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रकृति को समझने का प्रयास करें। तो 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारत के दालों के संदर्भ में दालों का उत्पादन, तो उत्पादन क्या है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वाला सवाल आपसे पूछा गया। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करिए, कौन सा अधिक रूप से प्रमुख खनिज है, कौन सा मेजर मिनरल है, इंफॉर्मेशन। भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है, क्या क्या उसमें मिलता है, किन किन जिलों में है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपसे इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है कि आप इस मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, किन किन तथ्यात्मक चीजों को आप जानते हैं, यूपीएससी चेक कर रहा है आपसे। तो ऐसे यूपीएससी के द्वारा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो और सवाल है उसमें एक सवाल जो है भूमिगत जल के बारे में है। तो भूमिगत जल के ऊपर यूपीएससी ने एक इंफॉर्मेशन वाले सवाल पूछ लिया। एक बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, कॉर्बेट के पास है, रणथंबोर, नागार्जुन या सुंदरबन, ये सारे नेशनल पार्क हैं। तो कौन से नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन के ऊपर सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। तो ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। ऐसे ही मानचित्र आधारित सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए। इसमें मानचित्र में एक ये पूछ लिया कि इसमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में अवस्थित है। तो कावेरी बेसिन एक नदी है, नदी का क्षेत्र जिसमें नदी का पानी बहता है। तो यहाँ पर नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनाड, यूपीएससी ने पूछा कि बताइए कि आप जानते हैं कि कौन कौन से इसमें से जो अभ्यारण्य है वो आपको कावेरी बेसिन में अवस्थित है। मैप की एक समझदारी कि कावेरी कहां से होके बह रहा है और होके बह रहा है तो वहां पर कौन कौन से अभ्यारण्य अवस्थित है। एक मैप देख के ही आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और सवाल यूपीएससी ने पूछा कि कुछ नदियों का नाम लिखा, मेकोंग, थेम्स, वोल्गा, ज़ेम्बेजी, और कहा कि मैच करिए कि कौन सी नदी कहां गिरती है, कौन से सागर में गिरती है, क्या है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है। हम आने वाली क्लासेस में सबको देखेंगे, विश्व का मैप, भारत के मैप, उन सबको विस्तार से देखेंगे, नदियों को देखेंगे, पर्वतों को देखेंगे,
प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे, महत्वपूर्ण शहरों को देखेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, पतन है, हर चीज जो भी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है बहुत आसान सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैप में थोड़ा सा भी वर्कआउट करेंगे तो हम इसको प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल है। एक और जो सवाल है यूपीएससी के द्वारा करंट इस्पात स्लैग के बारे में, आयरन स्टील इंडस्ट्री न्यूज में था, बहुत सारे कारणों से चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर स्लैग को लेकर यूपीएससी ने पूछा। कोयला की जगह हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, तो कोयला का जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोयला प्राइवेट सेक्टर निकाल भी सकता है, उसको बेच भी सकता है। तो उस संदर्भ में बहुत सारे चुनौतियां, चैलेंजेस, कंसर्न्स न्यूज़पेपर कवर कर रहा था, वहां से यूपीएससी ने पूछ लिया कि भैया बताइए कि कोयले को जलाते हैं तो राख निकलता है क्या, आर्सेनिक उसमें होता है क्या, सीसा होता है क्या, विद्युत संयंत्र पर्यावरण जब कोयले को जलाया जाता है तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है क्या उससे, भारत में कोयले में क्या राख की मात्रा ज्यादा होती है क्या। क्यों? क्योंकि कोयला लगातार न्यूज में था। प्राइवेटाइजेशन को या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर रहे थे, तो यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए कोयले को लेके क्या चुनौतियां हैं, क्यों एफडीआई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कुछ कंसर्न्स थी, चुनौतियां थी, यूपीएससी ने वहां से सवाल बना लिया। करंट बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही करंट का एक और सवाल था सौर जल पंपों के बारे में, सोलर पंप्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा, कुसुम न्यूज में चल रहा था, तो वहां से यूपीएससी ने एक सवाल बना लिया कि बताइए सोलर पंप पढ़ ही रहे हैं, करंट में चल ही रहा है, तो एक दो उत्तर देके दिखाई। करंट बेस्ड क्वेश्चंस, करंट से जुड़े हुए सवाल। ऐसे ही जो लास्ट आयाम है, यही ऐसे ही रासायनिक उर्वरकों के बारे में, फर्टिलाइजर्स को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा, है ना, कि सल्फर होता है, अमोनिया होता है, ऐसे सवाल होते हैं कि नहीं, ऐसे करके यूपीएससी ने सवाल पूछा। और जो चौथा पहलू है वो मूलभूत या फंडामेंटल क्वेश्चंस, यूपीएससी ने फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी टच किया, और सबसे ज्यादा सवाल फंडामेंटल क्वेश्चंस के ही हैं। बायोचार क्या होता है, बायोचार से आप क्या समझते हैं, यूपीएससी ने पूछा कि समझाइए, बताइए कि बायोचार होता क्या है, आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता था। शून्य जुताई, जीरो टिलेज एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन नहीं चाहता था, आपसे जानना चाहता था कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ऐसे ही एक सवाल और यूपीएससी ने पूछा कि कहीं पर 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है और वहां का जो मृदा है वो थोड़ी सी नमी को धारण करती है, चिपचिपी होती है, और 50 से 100 सेंटीमीटर का वहां पर वर्षा होता है, तो बताइए मैं कौन से फसल की बात कर रहा हूं, कि ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसी चिपचिपी मिट्टी में कौन सी फसल होती है। तो ये फंडामेंटल अप्लाइड, आपको जलवायु की भी समझदारी होनी चाहिए कि कहां ऐसी बारिश होती है, कहां ऐसी मिट्टी मिलती है, और ऐसी जलवायु ऐसी मिट्टी में कौन सा फसल होता है। फंडामेंटल अप्लाइड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे गए। महासागर के औसत तापमान को लेकर एक समझदारी यूपीएससी ने आपसे बनाया कि समुद्र के अंदर जो औसत टेम्परेचर है ना, एवरेज टेम्परेचर है, उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे समझदारी चाहिए कि आप समझते हैं कि नहीं, कि ओशियन का मीन टेम्परेचर का महत्व क्या है, उससे जुड़े हुए पहलुओं पे सवाल पूछा, ये भी फंडामेंटल अप्लाइड सवाल था। इसके अलावा 2-3 और सवाल है। भारत के संदर्भ में परितंत्र अनुकूली कृषि, परितंत्र मतलब जो पर्यावरण के साथ बेहतर तारतम्यता के साथ जो कृषि कर पाए, या सतत विकास की अवधारणा पे जो कृषि खरी उतरती हो, ऐसे पे एक यूपीएससी ने सवाल पूछा, और पूछा कि बताइए इसमें से कौन कौन सा जो है वो पर्यावरण के अनुकूल कृषि होगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को का एप्लीकेशन है कि हमारे देश में किसान ऐसा कौन कौन सा प्रैक्टिस करेंगे जो कि परितंत्र अनुकूल कृषि के दायरे में आता हो। फंडामेंटल अप्लाइड क्वेश्चन। ऐसे ही फर्टिगेशन के बारे में पूछा कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं, तो आप सिर्फ जानना चाहता कि क्या फर्टिगेशन को समझते हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप बता सकते हैं कि अगर हम इसको जमीनी स्तर पे उतारें तो इसके क्या क्या लाभ होंगे। फंडामेंटल अप्लाइड क्वेश्चंस, यूपीएससी ने ऐसा सवाल भी पूछा। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, या ऐसे संख्या 6-7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फंडामेंटल अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा इस साल पूछे गए हैं। इसके अलावा गन्ने की खेती के बारे में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा। गन्ने की खेती, उसके पैदावार को बढ़ाने के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें बर्ड चिप सेटलिंग क्या होता है, सिंगल बर्डेड, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस आपको सारगर्भित तरीके से बता रहा हूं कि फंडामेंटल अप्लाइड क्वेश्चंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बेहतर तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है। जेट प्रवाह क्या होता है, जेट प्रवाह को लेकर यूपीएससी ने सवाल बनाया कि जेट धारा से आप क्या समझते हैं, कहां बहती है, इसका ये महत्वपूर्ण क्यों है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पे बहती है क्या। तो इसके लिए हमको एक समझदारी चाहिए कि हमको जेट धारा का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ऐसे सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं।
ये आपके सामने ऐसे 8 सवाल हैं जो फंडामेंटल अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। पिछले साल ओवरऑल 8 सवाल पूछे गए थे, उसमें फंडामेंटल अप्लाइड सवाल हार्डली 1 या 2 सवाल थे। इस बार 8 ऐसे सवाल हैं। इसका मतलब है कि यूपीएससी धीरे धीरे करके वैसे सवालों की तरफ बढ़ रहा है जहां पर न केवल आपके कॉन्सेप्ट की समझदारी होनी चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्ट को आप जमीनी स्तर पर भी उतार सके। इस तरह के सवालों की तरफ धीरे धीरे करके यूपीएससी बढ़ता चला जा रहा है। आपको अपने प्रिपरेशन में प्रभावी तरीके से इन आयामों को रखना है। जो लास्ट पहलू है, जो अंतिम पक्ष है, वो ये है कि कैसे पढ़ें के बाद अगला सवाल ये उठता है, कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें, भूगोल को कहां से कवर करें। तो हम लोगों ने जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एक विजडम बनाया भूगोल को लेके, उसमें 2-3 चीजें हैं। एक, एनसीईआरटी की बेसिक किताबें हैं 11th और 12th क्लास की। ये बहुत ही फंडामेंटल किताबें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए, भूगोल की एक समझदारी बनाने के लिए आप 11वीं और 12वीं क्लास की न्यू एनसीईआरटी की किताबों से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक और किताब देखते होंगे, या एक किताब और भी आप देखते होंगे कि ये जो 4 किताबें आपके सामने हैं ऊपर की, ये चारों एनसीईआरटी की किताबें हैं 11th और 12th क्लास की, दोनों प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल और भारत का भूगोल। इन सारे पहलुओं को क्लास 11th क्लास का ये 4 किताबें 11th और 12th क्लास की किताबें कैटर करती हैं, कवर करती हैं। आपको ये तैयार करना है, इसको एक बार पढ़ना है। इसके साथ साथ इंग्लिश में किताब आती है, उसका नाम है जीसी लियोंग। चुनौती ये है कि इसका हिंदी वर्जन नहीं अवेलेबल है। जीसी लियोंग की किताब है और साल दर साल देखा गया है कि यूपीएससी के द्वारा इस किताब से सवाल बनाए जा रहे हैं। अब ये 4 फिजिकल ज्योग्राफी की किताबें और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल की किताबें और जीसी लियोंग की किताबें, इन किताबों को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने जो समझदारी बनती है वो ये कि ये किताबें महत्वपूर्ण हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है। इनको केवल पढ़ के ही सवाल नहीं हो पा रहे हैं, इसमें मूलभूत जानकारियां दी गई हैं। तो हमने इन बातों को समझते हुए हमने काफी रिसर्च किया लंबे समय तक, और इसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और जो भी स्तरीय किताबें थी उन सब को मिला के विजन आईएएस में हम लोगों ने मटेरियल बनाया। जैसे जीसी लियोंग, इसका हिंदी में अनुवाद हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण था, तो हम लोगों ने जो क्लासरूम का अपना मटेरियल डिजाइन किया है वो इन सब तथ्यात्मक रूप से कॉन्सेप्चुअल जो बेहतर किताबें हैं, जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में रिकमेंडेड हैं, उन सब किताबों को मिला के सारगर्भित तरीके से हम लोगों ने आपके लिए अपना विजन आईएएस का मटेरियल बनाया। तो कुछ बच्चे अगर 11th 12th क्लास की किताब जीसी लियोंग को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो मटेरियल है वो अपने आप में 500-600 पेजेस का मटेरियल है। अगर आप उतना बेहतर तरीके से 3 से 4 बार रिवीजन कर लें तो गुड एनफ है। वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको कहते हैं वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। उसके साथ थोड़ा सा हमको और भी आयामों को जोड़ना है, करंट को जोड़ना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाइड पार्ट से जोड़ना है, वो सब हम क्लासरूम के क्लासेस में करते रहेंगे। लेकिन अगर हमको पढ़ना है और अगर हमको कोई एक रेफरेंस लेना है तो विजन आईएएस का हमारा जो मटेरियल है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसको आप बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। जो इनिशियल बच्चे हैं जो शुरू में तैयारी कर रहे हैं वो पिक कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं अपने आप को, ये आपको करना है। इसके साथ साथ जो हमारा करंट अफेयर्स का मैगजीन है उसमें पर्यावरण का एक सेक्शन होता है। हर महीने का जो मंथली मैगजीन आता है उसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन होता है। उस इन्वायरमेंट के सेक्शन में भूगोल से जुड़े हुए लगातार जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहां से यूपीएससी ने अभी सवाल भी बनाया है करंट अफेयर बेस्ड, उसको अगर आप पढ़ते रहेंगे तो करंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसको आप बेहतर तरीके से साध सकते हैं। और इसके साथ साथ स्कूल एटलस है ना, एक आपके पास एक एटलस होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, टीटीके, कोई भी इन तीनों में से एक एटलस आपके पास होना चाहिए। और लगातार जब भी किसी जगह का नाम सुने और आपको लगे कि इस जगह को मैं लोकेट नहीं कर सकता हूं विश्व के मैप में, इमीडिएटली एटलस खोलें और उसको वहां से करें। एक महत्वपूर्ण पहलू है आपके प्रिपरेशन का। इन सब के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप देखें और मॉक टेस्ट दें। जो विजन आईएएस का हमारा टेस्ट सीरीज है उसको लगातार आप प्रभावी तरीके से सॉल्व करें। ये सारे आयाम जो है या ये जो रेफरेंसेस हैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। इस तरीके से आपको रणनीति बनानी है रेफरेंसेस को लेके। इन 3-4 आयामों पे मैंने आपके साथ सारगर्भित तरीके से चर्चा किया, एक जितना हो सकता था एक लिमिटेड टाइम में, उतने मैंने सारे पहलुओं को टच करने का प्रयास किया। आप लोग इन सब चीजों को आधार बनाते हुए लगातार आगे बढ़िए, लगातार खूब मेहनत करिए और आप बिल्कुल सफल होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। लगातार प्रयास करना है, मल्टीपल रिवीजन्स करना है, जो स्रोत है उसको लिमिटेड रखना है ना।
इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूं। अगला जो सेशन है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेशन होगा, है ना? तो मिलते हैं हम लोग फिर से। ऑल द बेस्ट।